मैंने उसको हूबहू कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने सर आपको बहुत बार कॉपी किया, मेरी कोई ओरिजिनलिटी उस दिशा में नहीं थी। मैंने कहा ये एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड कलाकार, प्रैक्टिस ओरिएंटेड गुरु उसको एनालाइज करके बता सकता है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। और फिर मेरे जैसा व्यक्ति भी उस नाटक में हाथ पैर हिला पाया। बाद में जितने नाटक मैंने किया आगे करता हूँ तो उनको उस तरह की दिशा में लेने की कोशिश करता हूँ, लोग करने लगते हैं। फिर एक हमारे गुरु राम गोपाल बजाज सर ने मुझे, मैं रेपेट्री में था तो मुझे रोल नहीं देते थे, बदतमीज़ कहते थे। तो रहा होगा क्योंकि बचपन था तो रोल नहीं देते थे, तो भाला पकड़ाते थे या फिर स्टूल खिसकाओ, ये सब करते थे। तो बी ग्रेड आर्टिस्ट, लेकिन बड़ा डिग्रेडेड फील करते थे। सो बी ग्रेडेड होते हुए डिग्रेडेड में लगा कि यार ये तो सब भुलवा देंगे, जो 3 साल हम सीख के आए कैसे होगा। तो वहाँ NST कैंपस डिफरेंट था, CCRT का शेड था। वहाँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 नाटक ग्रुप वहाँ कम से कम नाटक करते थे। तो मैंने ग्रुप बनाया। मुझे लगा जो जिनको हम एमेच्योर कहते हैं, नए बच्चे हैं, उनके सामने अगर मैं करने लगूँगा रोज़ शाम को 6 बजे के बाद, तो उस तरह से मेरी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी और मेरे अंदर जो अभिनेता है वो मरेगा नहीं। ऐसे करके मैंने प्ले किया होली। तो मैंने बजाज सर को बुलाया, तो उन्होंने प्ले देखा और उन्होंने कहा कि अपने स्टाइल में कि तू, अब वो जब उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो साले वाले भी बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने ऐसे बोला, तुम साले एक्टर हो और सिंगर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो और तुम डायरेक्टर हो। अब मुझे कुछ समझ में ना आए कि क्लास ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। कहने लगे तुम बड़ा नाटक करोगे। अब मुझे लगा वो शायद कह रहे हैं कि तुम में वो एलिमेंट है, तुम आगे जाके करोगे। पास आउट ही हुए थे। कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने रेपेट्री में कहा कि इस साल ये निर्देशक आएंगे, ये आएंगे। और एक लड़का है इम्पल्सिव सा, ऑन स्टेज तो जो भी है ऑफ स्टेज, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई नाटक करेगा रेपेट्री के साथ। मैंने सोचा नहीं था। कहने लगे देखो कैसा दांत दिखा रहा है। मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल किस काम से तो बेहतर है। तो फिर ताजमहल का टेंडर नाटक वहाँ हुआ। ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ, मुझे लगता है पर्सनली कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ब्लॉकिंग परमात्मा कर चुका है, हम खाली उसी राह पे चलते हैं। तो वो ब्लॉकिंग के तहत वो नाटक 12 दिन में हुआ और वो 27 साल से वो नाटक जीवित है। ये भी ऊपर वाले की। और मैं उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं था। सर आए डायरेक्टर बन के, 18 साल तक मुझे कभी भावलपुर हाउस के अंदर फटकने भी नहीं दिया गया और हम फटके भी नहीं। तो हमें लगा यहाँ का कारोबार ख़त्म। और मैंने उस समय जो हमारे कर्णधार थे उनको जाके किसी से कहा था, मैंने कहा हमारे घर पे पापा ने, पिताजी ने सिखाया कि गुरुजी को देख के नमस्ते करो, मैं भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं घास डाल रहे हैं। मैं भी चबा सकता हूँ, घास तो डालो एक बार। तो 18 साल के बाद सर ने फिर से मुझे पुनर्जन्म दिया। सर आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। तो ये जो 2-4 नाटकों का नाम रात बाकी और ये वो सब, ये सर के कार्यकाल में मैंने किया। और शायद उससे फिर थोड़ा सा मंडी हाउस के माहौल में फिर मेरी एक एंट्री हुई। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर अचानक मुझे परेश जी का फ़ोन आया कि तुम कल आके ज्वाइन करो, तुम निदेशक हो। तो इसको अगर पलट के देखें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर ये सच है कि ये यात्रा है, और ये सच है कि इस यात्रा की भी एक प्रक्रिया रही होगी, और ये सच है कि उस प्रक्रिया को उतनी ईमानदारी से जिया होगा तभी कुछ ना कुछ फल मिला। नाट्यशास्त्र वही है।
ये सच है कि वो लिखा गया है, ये सच है कि उसकी एक प्रक्रिया है, ये सच है कि उसको उतनी ईमानदारी से आपको अपनाना पड़ेगा, तब उसका फल मंच पे दिखेगा। इतने सारे विद्वान अभी इतनी सारी बातें कह गए, और विद्या भाई ने, क्योंकि मैं उनको विद्या भाई बोलता हूँ, मेरे से सीनियर रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं आके कुछ कहूँ। तो मैं वही सोच के आ रहा था कि पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा टाइम ले लूँगा, उसके बाद थोड़ा और टाइम ले लूँगा अपने अनुभव का, उसके बाद धन्यवाद का एक टाइम लेके चला जाऊँगा। अब आते हैं अनुभव पे। जो सबने कहा एकदम सच है, एकदम सही है, लेकिन सवाल ये है, अभी 300 साल पहले जब जो आए थे, जिनका सूरज कभी अस्तगामी नहीं होता था, उनके मन में आया कि हम तो यही रहेंगे, जब हम यहाँ रहेंगे तो जब शासन चलाएंगे तो हमारी भाषा को भी तो ये कोई जानना चाहिए ना, चाकर चाहिए हमें। तो चाकर लोग चलाते हैं सिस्टम को, तो वो चाकरी जो करेगा वो मेरी भाषा को जाने, तो अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हुआ। अब अंग्रेजी सीखते सीखते इनके मन में कोई भ्रांति ना रहे, डाउट ना रहे, पहले इनके कल्चर को झुठलाओ, इनकी भाषा को झुठलाओ, इनको डराओ धमकाओ, क्योंकि उनके पास गन था, उनके पास पता नहीं क्या क्या था, फोटो वोटो देख के जितना समझ में आता है या कुछ पढ़ के, तो लोगों को लगा कि यही सही है। और जब आप इलीट के साथ चलते हैं तो आपको मन में लगता है कि मैं कुछ हूँ, और जब आप मान लेते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो वहाँ पर आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक सब चलने लगता है। फिर जब आप मान के चलते हैं तो आपके चाल ढाल बदलता है, आपकी बोलने का तरीका बदलता है, तेवर जो कि सात्विक है वो बदलता है। तो उसमें फिर दो गुट आ जाते हैं, एक उनको डरने वाले, हाथ जोड़ने वाले, दूसरा जो उनको डराने वाले। तो डर के मारे ये सब खत्म हुआ, संस्कृत स्कूल खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद आज़ादी मिली, मानसिक आज़ादी मिली नहीं। मानसिक आज़ादी नहीं मिली तो आज क्या हम उस मानसिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, या खाली हम संगोष्ठी करके अपनी पीठ थपथपा के जा रहे हैं? अगर हम संगोष्ठी करके पीठ थपथपा के जा रहे हैं तो इसका अर्थ बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। अगर हम एक रेनेसा की तरफ बढ़ रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि मैं एक बाप हूँ, अभी मैं अपने घर पे अपने बच्चे को कहूँ, जैसे हमारे घर में बात चली कि भाई फ्रेंच लें, स्पेनिश लें कि हिंदी लें, क्योंकि फ्रेंच और स्पेनिश में हिंदी से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो मैंने कहा बेटा तुम हिंदी लो। मार्क्स की बात चली तो मैंने कहा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी लो, क्योंकि ये भाषा विलुप्त होने के कगार पे है, कोई माने या ना माने। भारतीय भाषा की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं उड़ीसा से आता हूँ, उड़िया भी स्थिति ख़राब है, लोग नहीं लिख पा रहे हैं, आजकल के बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। तो मुंबई का बच्चा है तो मैंने कहा हिंदी लो, वहाँ पे उड़िया तो उपलब्ध भी नहीं है, तो हिंदी लो। एटलीस्ट कोई एक भाषा, संस्कृति और आपकी जो ट्रेडिशन, आपकी स्क्रिप्चर, उसके साथ आपको जोड़ के रखेगा। तो घर घर, हर घर ये अगर होगा तो नाट्यशास्त्र के ऊपर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 300 साल वर्सेस मे बी 50 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स, फिर वो आएगा। अदरवाइज वो नहीं आएगा। ये केवल एक म्यूजियम पीस रह जाएगा, जिसमें हम कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि क्या बात है, क्या बात है, जबकि पता ही नहीं बात क्या है। और मुट्ठी से ज़्यादा जो लोग, मुट्ठी भर से ज़्यादा लोग, वो बाहर से कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, ये कौन सा नाट्यशास्त्र, क्या बात कर रहे हैं, पीछे पिछले दिनों की बात कर रहे हैं, ये हमें फिर पीछे लेके जा रहे हैं। ये सब चलता रहेगा। अब आज की पीढ़ी के बारे में बोलते हैं। आप फ्रेंच सीखते हो, आप स्पेनिश सीखते हो, आपको शिकायत संस्कृत से बहुत है कि हमें संस्कृत नहीं आती। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ प्राइड। आप संस्कृत भी सीख सकते हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ किसने मना थोड़ी किया है। बाकी रही कि अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन, या हिंदी में, या उड़िया में, या अलग अलग भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, इंटरप्रिटेटिव काम भी हुआ है।
थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत रिसर्च वर्क हुआ है जो हमारे विद्वान जनों ने किया है, लेकिन हमने एक रट पकड़ रखा है कि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मन में वो शंका है जो हमें रोकता है कि नहीं मैं अगर भरत मुनि बोलूँगा तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। इफ आई से स्टैनिस्लावस्की सो इट साउंड्स समथिंग डिफरेंट, लोगों को लगे कुछ मॉडर्न बात कर रहे हैं। अब इसमें भी दो बात है भाई, किसकी स्टैनिस्लावस्की भी क्यों चल पड़े, क्योंकि रशिया बिकेम अ वेरी बिग पावर। अमेरिका के बाद रशिया या रशिया के बाद अमेरिका या दो लोग, बहुत बड़ा पावर। जब बहुत बड़ा पावर है वो अपने चम्मच से घोल घोल के आपको कुछ तो देगा। अब गए थे मॉस्को, उनके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गिटिस, जिसके साथ एलएसडी का कुछ अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पे स्टैनिस्लावस्की म्यूजियम में गए। मैं कुछ व्यवहारिक बात कह रहा हूँ जो मेरे साथ घटा है, आपके काम में ना भी हो, लेकिन कहा गया थोड़ा कहने के लिए, थोड़ा मुझे बर्दाश्त कीजिए। तो वहाँ स्टैनिस्लावस्की म्यूजियम में जाने के लिए बहुत मन था कि भाई द ग्रेट स्टैनिस्लावस्की, क्योंकि हमारे टाइम में नाट्यशास्त्र 4 घंटे में पढ़ा दिया गया, खत्म। और स्टैनिस्लावस्की महीनों पढ़ाया गया, ट्रूथ को ढूंढो, ट्रूथ को ढूंढो, ट्रूथ को ढूंढो। तो जो सात्विक की बात हो रही है, क्या ट्रूथ की बात नहीं हो रही है? क्या सात्विकता जो है फॉल्सहुड की तरफ लेके जा रहा है? एनी हाउ, उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले स्टैनिस्लावस्की साहब को थोड़ा समझने की कोशिश करते। उनके म्यूजियम में गए, लंबी चौड़ी बातें होती रही, एंड दे वर वेरी रिलीजियस। मतलब एक फैनेटिसिज्म टाइप की चीज़ थी कि वो उसके परे कुछ ना सुनना चाहते थे ना, तो उनसे कोई सवाल करो तो वो बिल्कुल अवॉइड करते थे और डांट भी देते थे। तो कहा कि एक कुछ ऐसे कपड़े लगे हुए थे, उनके कॉस्ट्यूम है, उनका राइट कॉस्ट्यूम है, अच्छा 8-10 कपड़े लटके हुए थे। बोले वन फाइन डे स्टैनिस्लावस्की realized that costume has a bigger part to play in the business of acting. अच्छा, one fine day, यहाँ तो हजारों साल पहले आर्य बोल दिया। मैंने कहा चलो इनका तो सूर्योदय हुआ, हमारे सूर्य को जो है अभी अस्त तो हुआ नहीं है, बादल लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। फिर बोला कि स्टैनिस्लावस्की ने ये रियलाइज किया कि ब्रीदिंग के लिए योगा की बहुत जरूरत है। हमारे सूर्योदय फिर हुआ। फिर स्टैनिस्लावस्की ने कहा कि यौगिक क्रिया से कंसंट्रेशन की बढ़ोतरी होती है, और किसी भी एक्टर को, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में, उससे बच के उस किरदार को जीने के लिए योगा करना बहुत एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लकीली इन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे मॉस्को में वहाँ के थिएटर प्रैक्टिशनर के लिए एक सेशन रखा था। अब क्योंकि अभी निदेशक के कुर्सी में हूँ तो मेरे को थोड़ा मौका मिल जाता है, तो मैंने यही सारी बातें उनके सामने रखी। मैंने कहा आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? सच को कब तक झुटलाएंगे? क्या ये स्किन कलर थोड़ा अलग है इसलिए नहीं सुन रहे हैं, या हमारे पास बम गोले नहीं है इसलिए नहीं सुन रहे? बम गोले इसलिए इंडिया में नहीं बना क्योंकि यहाँ संस्कृति संस्कार इसके ऊपर हम चले गए, मानवीयता पे चले गए। और क्योंकि सिविलाइजेशन है, क्योंकि लोग सिविलाइज्ड थे, तो शिक्षा पे ध्यान दे दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन जहाँ हुआ होगा तभी उन्होंने विश्वविद्यालय तक वो गए होंगे। तो आप कहीं गुफा वुफा में पड़े हुए थे, इधर हमने विश्वविद्यालय बनाया, तो हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो 300 साल के सारे नेशंस हैं, उन्होंने गोला बनाया, बुजरी की तरफ बढ़ने लगे, आंखें दिखाया, सब कुछ किया। उसके चक्कर में उन्होंने कहा ज्ञान भी यही है। क्या कहते हो? यही है क्या? ना, क्या झूठ है? अब इनको ये नहीं पता था कि मेरे जनरेशन के या मेरे से पहले जनरेशन के लोगों को पता हो, हम यूनिवर्स पढ़ते थे स्कूल में, मल्टीवर्स। अभी पिछले 20-25 साल से मल्टीवर्स बहुत बोल रहे हो, अब तो बहुत बोल रहे हैं। पुराणों में है कि वैकुंठ किधर है 18 यूनिवर्स के बाद। यार मल्टीवर्स की बात तो तब भी हुई है, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? अब नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं
कि ऐसा लग रहा है कि ह्यूमंस को कोई जानबूझ के यहाँ प्लांट किया है। आप पढ़िएगा, आपको सब अजीब बातें सब, और जैसे कोई समझौता हुआ हो, और जैसे और भी लोग और भी जनजीवन है जो इस फॉर्म में नहीं है। तो हमने पाताल बोला तो झूठ, हमारे हनुमान जी झूठ, उनके स्पाइडरमैन सच, उनके सुपरमैन सच, वो भी उड़ता है। सो कहने का अर्थ ये है कि पुराना सिविलाइजेशन की इमेजरी को बोरो किया गया, उसको छोंक के हिंग का तड़का देके आपने उसको एकदम भावग्राही रसग्राही तो हम रहे हैं, एकदम पी गए। अब हम अपने रस को पिए। जीवन में आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के अलावा मैं जब पढ़ने गया, किसी स्कूल का नाम लिया गया, वहाँ एक्टिंग क्लास में बैठा था, स्टाइलिस्टोव्स्की पढ़ा रहे थे। मैंने बोला बड़ी बोरियत है कि वही तो पढ़ के आए, फिर वही सब बात। तो मैंने जो टीचर था, बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट टीचर, स्टीव बकोल्ड, मैंने कहा सर I don't like your class because you are a good teacher, but I have been already taught Stanislavski system. So if you allow me to go to the library, I'll go to the library. क्योंकि मैं स्कॉलरशिप कार्ड देंगे तो कहाँ गरीब आदमी भटकेगा। तो in India they teach you Stanislavski. Yes sir. Oh, that's a surprise. फिर मैंने उनको बोला कि बातों में कि हमारा एक है नाट्यशास्त्र, और उसमें 4 ही तरह के अभिनय हैं। 5वां अगर मिले तो मुझे कहिएगा, मैं फिर क्लास में आता हूँ। आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक को छोड़ के और अगर कुछ हो तो बताइए। वो सात्विक तक जाते जाते मैजिक इफ, योर इफ, माई इफ, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सब बीच में चला ग्रोटोस्की, फिजिकल थिएटर करते हैं। अरे यार, हैंडीकैप्ड थिएटर है, इट्स नॉट कंप्लीट थिएटर। कंप्लीट थिएटर आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक। क्यों? क्योंकि जीवन जो है इस 4 एलिमेंट के परे है नहीं, और इससे एक अगर मान लीजिए किसी का जिह्वा नहीं है तो बेचारा कष्ट में रहता है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो वाचिक बहुत। अब इसका भी कारण ये है कि जब जीवन जो है वो भी आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक की तरह, मतलब उसी तरह से प्रेरित हुआ है। इसलिए माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, जब दुग्धुकी शुरू होती है, तब डॉक्टर कहता है कि योर चाइल्ड इज अलाइव। वो दुग्धुकी आंगिक है, पहली चीज आंगिक है। उसके बाद बाहर आते ही बच्चा चिल्लाता है, रोता है, पहला वाचिक। उसके बाद उसको आप धो के साफ सुथरा करके फिर नैपी पहनाते हो, चालू हो गया आपका आहार। उसके बाद जीवन भर में थपेड़े खा के मैनिपुलेशन को सात्विक हो जाता है, सारी चीजों से वो सात्विक हो जाता है। इसलिए मुनि की जरूरत पड़ी लिखने के लिए, किसी लफंगे को नहीं जरूरत है। लेकिन हमारे समाज में नाट्यकर्मियों को, रंगकर्मियों को लोग थोड़ा ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस सिस्टम में नहीं आता ना जहाँ वो चाकरी करेगा, उस सिस्टम में नहीं आता। तो हुआ क्या कि इस सिस्टम में, मैं इसमें किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर देना, पनिशमेंट मत देना। बोलो, समाज में जब हम ऐसे ही बड़े होते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं, चिंटू होता है और एक पिंटू होता है। पिंटू जो है मैथमेटिक्स में 98, 99 रख रहा है, चिंटू जो है 78 रख रहा है, लेकिन गाना बड़ा अच्छा गाता है। लेकिन मास्टर जी की अनुकंपा, करुणा, स्नेह, प्रीति कुछ नहीं मिलता उसको। है चिंटू भेज बट, पिंटू इधर आओ। हाँ बड़े पिंटू, कैसे हो पिंटू? अब पिंटू के तो वारे ना रहे। फिर अचानक पता लगा कि कोई गेस्ट आ रहे हैं स्कूल में, वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें नहीं जाते। अब गेस्ट आएंगे तो गाना तो पड़ेगा ना, नाचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो पैदा हुए इसी के लिए। तो फिर चिंटू की याद आई। चिंटू इधर आओ बेटा। एकदम टीचर सबके बाँछे खिल गए। चिंटू को लगा कि कुछ भाव मिल रहा है। चिंटू भी यूं करके टीचर को देखने लगा। जी सर, सुनो, वो जो गाना तुम गाते थे, कौन सा गाना गाते थे? सर कौन सा गाऊं? सारे जान से अच्छा गाऊं?
हाँ वो गा दो, वो गा दो। और चिंटू और छोटे चिंटू कितने सब इकट्ठा करो, 4-5 आ गए। और एक अवहेलित मास्टर रहता है स्कूल में जो नाटक या संगीत या डांस सिखाता है। वो अवहेलित मास्टर को भी मास्टर जी हो चुके हैं, उनको पता है ये तो नाटक है इनका, लेकिन बच्चे को नहीं पता आता है। जैसे बलि के बकरे को गेंदे का फूल का माला देना चाहता है और बकरा उस दिन थोड़ा सा और वजन उठा के चलता है सामने, आज जो है मुझे तुम देखो, और मुंह कुछ ज्यादा ही हिलाता है उस दिन करके जाता है, अंत में आपको पता है। वैसे ही चिंटू को लगता है, चिंटू को उस दिन समोसा दिया जाता है, छोटे चिंटुओं को समोसा, और आते हैं और चिंटू को लगता है मैं स्टेज पे वहां हूँ जहाँ VVIPs आए हैं, वो कोई भी हो सकता है। और चिंटू होता है, और चिंटू पूरा मन तन दे के नाट्य शास्त्र में आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के साथ गाता है, सुर भी अव्वल लगाता है। लेकिन जिनके लिए परोस रहे हैं वो रसग्राही नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने गाने से। वो किसी के कान में कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, दूर से किसी को देख के नमस्ते करते हैं, खत्म होते ही कहते हैं शाबाश, आज जो बच्चों ने गाया बस इसी की तलाश थी, आएगा मन का भड़ास फूटेगा। उधर क्या हो रहा है, टीचर कह रहे हैं चिंटू चढ़ो उधर, हो गया ना तुम्हारा काम, तुम्हारा और क्या, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब तुम चुपचाप वहां जाओ। ऐसे समाज में जहां हम इस तरह से कंडीशनड होते हैं, इसमें उन VVIP का भी कोई दोष नहीं है, उन मास्टर जी का भी कोई दोष नहीं है, और वो प्रिंसिपल जो अवहेलित टीचर रखते हैं कोई दोष नहीं। दोष है समाज का जो व्यवस्था है, वो 300 साल से ऐसा बना है। उस समाज में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है, रियल रेनेसा की आवश्यकता है। उसके लिए अगर हम तत्पर होंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, आंगिक भी, वाचिक भी, आहार्य भी, सात्विक भी। उसके लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन का हिस्सा है। जैसे कई लोग अभी बैठे हैं, क्योंकि मजबूरी है, मुंह बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी की सिस्टम है कि बेसिक डिसेंसी है कि कोई बोल रहा है तो हम सुन, तो क्या उसका वाचिक बंद है? बिल्कुल नहीं, उसका वाचिक चल रहा है। या तो वो कह रहा है कि ये क्या निर्देशक NSD ये क्या बोल रहा है, या कोई कह रहा है अच्छा ये नाटक वाला अच्छा ये कुछ बोल रहा है, या कोई कर नहीं ऐसे कैसे। सो वाचिक जो है, ग्रोटोस्की के कहने से वाचिक नहीं बन होता है, तो किसी सूडो इंटेलेक्चुअल के कहने से वाचिक बन होता है। वाचिक अनवरत है। इवन एक एज के बाद जब आप सोते हैं, आपका ब्रेन भी बात करता है, EMI कहाँ से आएगा, EMI बच्चे का फी होता है। फिर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब आते हैं साइकेट्रिस्ट में। जो विद्वान लोग हैं उनको पता है, जो विद्वान हैं पर उस दिशा में नहीं गए हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। खंगाल के 6000 श्लोक हैं। खंगाल के जैसे उसका ट्रांसलेशन देखेंगे संस्कृत से, मैं तो कहता हूँ श्लोक पढ़ो ही मत, क्योंकि आपको पता नहीं है तो क्या पढ़ के करोगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। आप ऐसे करो, आप अगर अंग्रेजी या उड़िया या हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन है उसको पढ़ें। आप जो 150 साल से सुने हो, जितनी बातें छोंक के आपको कैप्सूल नुमा करके दिया गया है, वो सारी बातें उसमें है। इसलिए वो कहता है कि शिक्षा और चिकित्सा, नाट्यशास्त्र कहता है। नाट्यशास्त्र में एक श्लोक में कहा था इसका काम शिक्षा और चिकित्सा दोनों का है। अब आते हैं, अंग्रेजों ने कहा कि थिएटर इन एजुकेशन हम स्कूल में भी चलाते हैं यूनिवर्सिटी में। थिएटर इन एजुकेशन, अरे थिएटर का काम ही एजुकेशन है। जिस देश में पंचतंत्र लिखा गया है वो थिएटर इन एजुकेशन ही था। कुछ बावड़े स्टूडेंट्स थे, उनको बुलाया गया और उनको धीरे धीरे नीति जो है जीवन में कैसे जियोगे, कैसे आपकी विजडम बढ़ेगी, तो दैट इज थिएटर इन एजुकेशन। अभी हम जब थिएटर इन एजुकेशन को खंगाल रहे हैं NSD में, तो मेरा सवाल उनसे यही है कि हम सीधा किसी वेस्टर्न थियोरी से शुरू करते हैं ना, नाट्यशास्त्र में इसके जड़ हैं, यहीं से शुरू करते हैं।
पंचतंत्र से शुरू करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा ऐसी है कि हम तो खुले दिल से खड़े रहते हैं कि ज्ञान और मानवीयता ये दोनों चीज़ को हम खुले दिल से आलिंगन करते हैं। हमारा ये मकसद नहीं कि उसको काटना, हमारा ये मकसद है कि ज़बरदस्ती जिसको काटे उसको जोड़ो, नहीं जोड़ोगे तो बंद करो। क्यों करना है? क्योंकि सच्चाई को आप नहीं जोड़ रहे। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं आजकल एमए इन थिएटर थेरेपी एक कोर्स है, काफ़ी कारगर है यूके में, यूएसए में, जिसके ऊपर एनएसडी अभी तत्पर है। अब शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है। श्लोक में है कि जो लोग दुखी हैं, जिनका मन में विषाद है, उन सब के लिए नाटक है। इसलिए शायद हर एक मंदिर में नाट्य मंडप हुआ था कि लोग एकत्रित हुए और सब कुछ करें। अब आते हैं ओटीटी और सिनेमा के ऊपर। नहीं, नाट्यशास्त्र इसमें कहा, अरे नाट्यशास्त्र ही है भाई उस टाइम वीएफएक्स होता तो भरत मुनि वीएफएक्स लिख देते। तो अभी तुम बनो भरत मुनि। टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन का पार्ट है। इसलिए जब हम समुद्र मंथन के बारे में बात करते हैं कल नाटकों में, हजारों साल चलेगा, लक्ष्मी जी कहती है ये तो हजारों साल चलेगा, आपके बिना मैं क्या करूँ। हजारों साल चलेगा, वहीं हमारे पुरखों ने बता दिया कि बेटा दिस इज इवोल्यूशन। आप देखिए समुद्र मंथन से घोड़े निकले, घोड़ा निकला। आज भी मॉडर्न साइंस हॉर्स पावर से पावर को डिफाइन करता है। इसका ओरिजिन आप देखिए, लिक्विड पानी को छोड़ के जो लिक्विड है, 3 तरह के लिक्विड निकले, जहर, अमृत, मदिरा। बारूणी आती है मदिरा की देवी। क्या आपके जीवन में ये 3 लिक्विड से परे और कुछ है? मदिरा, जहर, बाकी अमृत। अमृत क्या है? जैसे हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। और जहर क्या है? जब आप लोग कहते हैं मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आई एम प्रूवन डायबिटिक, मेरे रग रग में मिठास है। मैं अगर चाय के कप में उंगली डुबो दूँ, मेरी इतनी मिठास है। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं केवल समाज के लिए और मॉडर्न नेशन स्टेट की जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूँ। समाज में जो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे देश ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको यूएन में, इसकी काफ़ी सांकेतिक वो है। आप अगर कहें कि उससे क्या होगा, नहीं, उससे बहुत कुछ होगा। क्योंकि आप जिस कॉम्प्लेक्स में डूबे हुए हैं, आप जिस डर के साथ जीते हैं कि मैं ये कह नहीं सकता कि मतलब, अच्छा एक तरफ आप कहते हैं कि क्या होता है अश्वत्थामा, कहते हैं जीवित है अभी तक, क्या बेकार की बात कर रहे हो। और वहीं पर अश्वत्थामा को हम हीरो बना के अंधायुर लिखते हैं। अरे आप नकार रहे हो तो फिर नकारो ना, आपको उसकी जरूरत क्यों पड़ी। और शिशु हत्या करने वाला हीरो है। सोचिएगा, कोई भी समाज किसी शिशु हत्या करने वाले को महिमा मंडित नहीं करता। लेकिन ऐसा अब ये कह रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत थप्पड़ पड़ेगा, कोई बात नहीं। थप्पड़ खाएंगे तो गाल लोगों को लगेगा मैं चबी हूँ, खाते पीते करते, वो भी ठीक है। सो आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के परे कुछ भी नहीं है। और हमारे पुरखों को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने नृत्य शास्त्र नहीं लिखा, संगीत शास्त्र नहीं लिखा, ललित कला शास्त्र नहीं लिखा, आहार्य शास्त्र नहीं लिखा, लिखा नाट्य शास्त्र। और एक श्लोक और भी है जिसमें ट्रांसलेशन ये है कि पूरा नाटक जो है समाज को आईना दिखाता है। हमने कल प्ले में भी ये बात की। और ये अभी 150 साल से 100 साल से हमें अंग्रेजी में, फ्रेंच में, कभी हमारे भी कुछ प्ले राइट ने कहा नाम लेंगे तो ऑफेंडेड फील करेंगे। आपने नहीं बोला है, झूठ है। आपने शायद रियलाइज किया होगा, बट बहुत लेट रियलाइजेशन है। ये तो 2500-3000 साल पहले रियलाइजेशन हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ
सैकड़ों साल नाटक खेलने के बाद आपने एक डिडक्टिव लॉजिक निकाल के उसके टिटराइज लिखा होगा, थियरी लिखा होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाटक का ट्रेडिशन इसी देश से शुरू हुआ है। एरिस्टोटल, पोएटिक्स, सॉरी, आपके हाथ में था, आपने जो कहा ठीक है। लेखन में आज सीटफील्ड करके अगर कोई बच्चा पढ़ता हो इस तरह से, स्क्रीन प्ले राइटिंग में सीटफील्ड हॉलीवुड में बहुत बड़ा एक नाम है। लेखन में पहले जब हम पढ़ते हैं तो 5 एक्ट्स की बात होती है। एरिस्टोटल, पोएटिक्स, ना उससे पहले नाट्यशास्त्र में भी 5 एक्ट्स की बात होती है। अब वो कहाँ से कैसे गया मुझे नहीं पता। मैं ये भी स्पर्धा नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने हमें कॉपी कर लिया। मैं खाली इतना ही कह रहा हूँ पूरे विश्व को कि साहब जो सच है उसको मानो ना। आप तो सत्य के पुजारी के हिसाब से चलते हैं, तो पुजारी मेरे मंदिर में आओ, मेरे मंदिर में भी सच्चाई है। ये दिक्कत है। इसलिए जब बाहर के ड्रामा स्कूल वाले आजकल हमारे स्कूल आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वेलकम टू दी नंबर 1 ड्रामा स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखते हैं, कहते हैं ये क्या बोल गया। तो मैं उनको बोलता हूँ देखिए नाट्यशास्त्र, और देखिए पहले नाटक यही, उसके बाद नाटक आपके वहाँ। तीसरी बात, इन्होंने एक थेस्पिस ढूंढ लिया, ग्रीक थिएटर में एक थेस्पिस ढूंढ लिया, यानी कि मेन लीड, यानी कि एक एक्टर का अहंकार। इन्होंने अहंकार को ढूंढा। नाट्यशास्त्र में कहीं थेस्पिस पिस्पिस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाट्यशास्त्र में आई नहीं है, वही है, हम है, हम में मैं है। यहाँ थेस्पिस ढूंढ कर मैं कर दिया। इसलिए आज भी भारत भवन में भी हुआ होगा, NSD में हो रहा है, बाकी जगह मेन रोल मुझे चाहिए, उसके नीचे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सबको थेस्पिस बनना है। लेकिन जो कोलैबोरेटिव मीडियम, पूरा वर्ल्ड जो है, इवन समाज भी कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है। समाज तो अकेले थेस्पिस लेकर नहीं चल सकता। इन्होंने थेस्पिस ढूंढ लिया, इन्होंने प्ले राइट ढूंढ लिया। जब ये इवोल्यूशन की बात करते हैं, हमने कोई प्ले राइट की बात नहीं